Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you. So, dear students, welcome to session 6 and we are starting with a new problem. ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट तो नहीं बट 2005 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उससे काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है और राइटर ऑफ द बुक दैट इज़ डॉक्टर एस.सी. शर्मा, उन्होंने थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं, एक दो ट्रीटमेंट्स उसमें और ऐड कर दिए हैं, सो वो सम थोड़ा सा और बेटर हो गया है. सो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन टू लर्न. हमारा सॉल्यूशन का प्रोसेस वही रहेगा. फर्स्ट ऑफ द ऑल वी विल डू द एक्सरे ऑफ द क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन को पूरे डिटेल से एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सी आइटम क्या है और उनमें हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है. सेकंड, अगर कोई वर्किंग नोट्स की ज़रूरत है तो हम वो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे. एंड थर्ड, असेंबलिंग, जैसा कि हमने सेशन 5 में किया था. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू कैंसर हॉस्पिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016. तो डेट अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा ईयर एंडिंग है दिसंबर 2016, यानी दिस एनपीओ हैज़ मेंटेन्ड कैलेंडर ईयर एज देयर अकाउंटिंग ईयर, यानी इनका अकाउंटिंग ईयर है 2016. ओके, तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2015 और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2017. ओके, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर के बारे में. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट. तो ये है हमारी रिसिट साइड और ये है हमारा पेमेंट साइड. तो रिसिट साइड में सबसे पहली आइटम बैलेंस बीडी. अब आप जान गए हैं कि ये बैलेंस बीडी और कुछ नहीं है बल्कि उस एनपीओ का कैश बैलेंस है ईयर की बिगनिंग में, यानी 1 जनवरी 2016 में उनके पास क्या कैश था, ये 4000 उस चीज़ को डिनोट कर रहा है. और ये जो हमारा बैलेंस सीडी है 8000, ये है कि 31 दिसंबर 16 को यानी ईयर के एंड में उनके पास क्या बैलेंस था. यानी उन्होंने अपने ईयर को स्टार्ट किया था 4000 के साथ, उसके बाद उनको वेरियस टाइप की रिसिट्स हुई और टोटल उनके पास कैश हो गया 1,52,000. बट ईयर लॉन्ग उन्होंने ये सारे एक्सपेंडिचर्स किए जो कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों हो सकते हैं, और लास्ट में उनके पास बचा 8000. ये सिंपल मीनिंग हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी आइटम्स के लिए. ये है सब्सक्रिप्शंस. अब आप जानते हैं कि सब्सक्रिप्शंस का मीनिंग क्या होता है. ये एनपीओ को मिला है टोटल अपने वर्ष में 90,000. देन दिस इज डोनेशंस 40,000. ये डोनेशन जनरल कैटेगरी का है क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है कि ये डोनेशन किस पर्पस के लिए मिला है. सो दिस इज जनरल डोनेशन. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 8% फॉर द ईयर विच कम्स टू 8,000 रुपी. यानी ये क्या है कि इस एनपीओ के पास एक इन्वेस्टमेंट जरूर होगा जिसके ऊपर इनको 8% की रेट से इंटरेस्ट मिला है जो कि 8,000 आता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए. अब आप देखो कि ये जो इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है, डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये फॉर द ईयर है, यानी पूरे वर्ष का ये इंटरेस्ट है. तो अब इनके पास अगर 12 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट रहा है तो डेफिनेटली 1 जनवरी 16 को इनके पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना. तो चलो देखते हैं कि इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट था या इन्होंने कोई डिटेल दी है हमें. तो हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं. अब यहाँ पे आप देखो कि ये कहीं पे भी यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है. पक्की बात, यहाँ पे तो नहीं है. और कहीं देख ले कि मान लो कि इन्होंने 1 जनवरी को ये इन्वेस्टमेंट खरीदा हो, है ना, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से होगी. ये होगी हमें पेमेंट से कि अगर इन्होंने इस ईयर में खरीदा है 1 जनवरी को ही, तो यहाँ देखें
तो यहाँ भी देखो कि आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी ये बात कंफर्म है कि ये इन्वेस्टमेंट इनके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि उसके बिना हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं आएगा एंड लेटर ऑन हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी नहीं बन पाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान कैलकुलेशन होता है, बट उस चीज़ को पहले समझ लेना कि हमें ये चाहिए, फिर उसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, नथिंग टू वरी। लेटर ऑन देखिए हमारे पास और क्या चीज़ है, हमारे पास है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी, यानी इस हॉस्पिटल ने कुछ चैरिटी प्रोग्राम्स वगैरह रखे होंगे और उनमें कुछ टिकट्स वगैरह लगाई होंगी, तो उनसे इनको 10,000 रुपीज़ की रिसिट हुई है। ओके, तो इस तरह से इस एनपीओ के पास टोटल 1,52,000, जिसमें शुरुआत के भी 4,000 मिले हुए हैं, इतना कैश इनके पास वर्ष भर में है। नाउ इन्होंने पेमेंट्स क्या क्या किए? तो पेमेंट्स इन्होंने किया मेडिसिन्स के लिए। हॉस्पिटल है तो मेडिसिन्स जरूर इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये हो गया मेडिसिन्स के लिए। उसके बाद इनका क्या है? तो है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को इनको जरूर पेमेंट्स करना है, बट आप देखते हैं कि यहाँ ऑनरेरियम लिखा हुआ है, यानी ये डॉक्टर्स इनके यहाँ पास विजिट्स में आते हैं एज अ सोशल सर्विस, और ये एनपीओ ने इनको इनके आदर में पेमेंट्स किए हैं। कितने? 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है सैलरीज, जो इनके परमानेंट कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे, नर्सेस, ऑफिस स्टाफ, ये सब, और हो सकता है कि कोई डॉक्टर्स भी हों, तो इनको इन्होंने पेमेंट्स किए हैं 28,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इक्विपमेंट्स परचेस्ड, यानी हॉस्पिटल में जो काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको इन्होंने खरीदा 50,000 का। ओके, और अगर आप देखें तो इनके पास पहले से भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे पहले से भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, और इन्होंने नए इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे खरीदे हैं। इनको फिर कैसे प्रोसेस करना है, दैट वी विल डू लेटर ऑन। आफ्टर दैट चैरिटी का प्रोग्राम इन्होंने किया, तो उससे इनको 10,000 रुपये की प्राप्ति हुई, और उस चैरिटी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इनको खर्च कितने हो गए? 8,500। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और क्या पेमेंट्स किया? इन्होंने किया इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल इन्होंने 7,500 रुपीज़ का पेमेंट किया। इस तरह से इन्होंने ये सारे पेमेंट्स किए, एंड लास्ट में इनके पास 8,000 का कैश बचा हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिसिट एंड पेमेंट का एक मोटा मोटी एनालिसिस। अब हम लोग देख लें कि इस रिसिट एंड पेमेंट में कौन कौन सी आइटम हमारे रेवेन्यू नेचर की हैं, जिनको कि इनकम एक्सपेंडिचर में हमको लेकर के जाना है। तो वो है सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, ये इंटरेस्ट और प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। ये सारी आइटम्स हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएंगी। इसमें कोई भी कैपिटल नेचर की रिसिट नहीं है। पेमेंट्स में देख लें तो पेमेंट्स में पेमेंट फॉर मेडिसिन्स, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, सैलरीज, चैरिटी एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इनको हम इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। तो अब बचा क्या? बचा हमारा ये इक्विपमेंट्स परचेस्ड। तो इक्विपमेंट्स परचेस्ड जो है हमारा, ये एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इनको हम क्या करेंगे? एसेट में शो करेंगे। अगर इनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, जिनको कि हमको डील करना है अपने इनकम एक्सपेंडिचर को बनाते समय। तो फर्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेम मीनिंग है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ईयर की बिगिनिंग में 500 रुपीज़ इनको नहीं मिला था। ठीक है, और ईयर के एंड में वो अमाउंट है 1,000, यानी ये जो 500 है ये है हमारे वर्ष की शुरुआत का, और 1,000 है वर्ष के अंत का। नेक्स्ट आइटम है एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी इनको 800 रुपीज़ 2015 में मिले थे अपने मेंबर्स से। किस वर्ष के लिए? 2016 के लिए, यानी 2015 में कुछ मेंबर्स ने पैसा दे दिया था 2016 के लिए। ओके, और
2016 में इनको 700 रुपये मिल गए हैं, कब के लिए? 2017 के लिए, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल है तो इनके यहाँ अपने पास इनको मेडिसिन का स्टॉक भी रखना है। तो ईयर की बिगिनिंग में इनके पास स्टॉक था 7500 का और ईयर के एंड में इनके पास स्टॉक है 9000 रुपीज़ का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट होगा। साथ में आप देखते हो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स। तो इस बात से एक हम लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है कि इनके कुछ क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू, यानी पैसा देना है। किनको देना है? मेडिसिन के सप्लायर्स को देना है। यानी ये लोग कौन हो गए? मेडिसिन सप्लायर्स कौन हो गए? इस एनपीओ के क्रेडिटर्स हो गए। यानी इस बात से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो एनपीओ है ये क्रेडिट में मेडिसिन खरीदता है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे? ये वर्किंग नोट में हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इनसे रिलेटेड कभी कभी हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि 3 या 4 मार्क्स के होते हैं। तो अगर हम लोग इस ट्रीटमेंट को यहाँ सीख लेते हैं तो हम लोग को डबल एडवांटेज हो जाएगा। क्या एडवांटेज हो जाएगा कि अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में इनको कैसे डील करना है वो भी हम सीख जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस में कैसे डील करना है वो भी हम सीख जाएंगे। लेटर ऑन सेक्शंस में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, केवल इन्हीं पे फोकस करेंगे। किस पे? कि ये इन्फॉर्मेशन हमें अगर अलग अलग प्रकार से दी हुई हैं तो हाउ वी विल बी डीलिंग विद दोस क्वेश्चंस, ताकि हम 3 या 4 मार्क्स पूरी तरह से सिक्योर कर लें। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो आपने देखा था कि यहाँ पे इक्विपमेंट इन्होंने और ख़रीदा है, बट पहले से भी इनके पास इक्विपमेंट है। ईयर के शुरुआत में इनके पास 40,000 के इक्विपमेंट्स थे और ईयर के एंड में इनके पास 70,000 के हो गए, ठीक है। तो आप मेंटली थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। देखो, ईयर की बिगिनिंग में इनके पास 40,000 के इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। फिर इन्होंने कितने के इक्विपमेंट्स खरीदे? 50,000 के। तो टोटल इक्विपमेंट्स इनके पास कितने के होने चाहिए? 90,000 के इक्विपमेंट होने चाहिए ना। कैसे? 40,000 के पहले से थे और 50,000 के इन्होंने बाद में खरीदा। लेकिन आप क्या देखते हो कि इनके पास लास्ट में कितने के इक्विपमेंट्स बचे हुए हैं? 70,000 के। तो बाकी के 20,000 के इक्विपमेंट्स कहाँ गए? कहीं नहीं गए, वो डेप्रिसिएट हो गए। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? ये 90,000 में से हम लोग 70,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को प्रोसेस करते करते ही आपके माइंड में ये हो गया, फिर वह वर्किंग नोट्स में जो दिखाना है वो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 20,000 क्या हो गया? इस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग इनके पास शुरू में था 40,000 का, जो बाद में हो गया 38,000। तो नया बिल्डिंग हम लोगों ने कुछ खरीदा क्या? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब इनके पास 40 का ही बिल्डिंग था जो कि लास्ट में हो गया 38 का। यानी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2000 हो गया ना। फिर इसको वर्किंग नोट में जैसे शो करना है करके यूज़ कर लेंगे, ठीक। और लास्ट आइटम क्या है? सैलरी ड्यू, यानी इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी है। कुछ तो ये 28,000 तो इन्होंने पे कर दिया है, लेकिन 500 रुपीज़ अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे आप 11th में फाइनल अकाउंट्स में करते थे, इनको हम लोग वहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी में ले लेंगे। ईयर की बिगिनिंग में इनकी कुछ लायबिलिटी इस अकाउंट में नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का जो एक्सरे है ये आपने अच्छे से कर लिया और क्वेश्चन को पूरा आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ वर्किंग नोट्स हम लोगों को बनानी है। तो किन चीज़ों की वर्किंग नोट्स हम लोग बनाएंगे? देखो, जिसकी ज़रूरत है उसी की बनाएंगे, बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली वर्किंग नोट्स हम लोग बनाएंगे कि ये जो हमारा मेडिसिन्स का इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हम लोग ये पता लगाएंगे कि इन्होंने मेडिसिन्स कंज्यूम कितना किया। ओके, क्योंकि अभी हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं हो रही है। अब कंज्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि वही वैल्यू हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगी। तो
एक्चुअली मेडिसिन हम लोगों ने कितनी कंज्यूम कर ली अपने हॉस्पिटल में, उसकी जानकारी यहाँ कहीं से नहीं मिल रही है। ये हमको बता रहा है कि इतने का स्टॉक था, ये बता रहा है कि हमें अपने क्रेडिटर्स को इतना देना है, और ये बता रहा है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को 40,000 रुपीज़ ईयर में पेमेंट किया। तो पहली वर्किंग हम लोग ये बना लेंगे कि हम लोगों ने मेडिसिन कंज्यूम कितना किया। दूसरा, अगर चाहे तो हम लोग बनाए, नहीं तो नहीं बनाए, वो है इसका डेप्रिसिएशन का। तो इसको अगर हम लोग वर्किंग नोट से बना ले तो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज आप इनकम एक्सपेंडिचर में भी इसको उस आइटम के नीचे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, ठीक है। और थर्ड वर्किंग हम लोग कर लेंगे किस चीज़ की, कि ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इसके आधार पे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, ताकि हम इनको अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज़ कर पाए। तो पहली वर्किंग क्या हो गई, ये हमारे मेडिसिन के कंज्यूम की, सेकंड के इन पे डेप्रिसिएशन की, और थर्ड वर्किंग क्या हो गई हमारी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है। ओके, तो चलो अब हम लोग बनाते हैं वर्किंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सो दैट कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि सारा चीज़ को कैसे अरेंज करना है और प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो लास्ट सेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि वी शुड हैव आवर 2 पेजेस ओपन टू अस। इससे क्या होगा कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन कंपैक्ट होगा। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग ब्लैंक रखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। फॉर्मेट हम लोग बना के यहाँ पे रख लेंगे। और ये वाला जो राइट हैंड साइड का पेज है, यहाँ पे हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। ओके, अगर वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ती है तो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पे कि वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है, देन हम लोग फिर बस यहीं पे अपना इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना लेंगे। बट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम एक वर्किंग की तो ज़रूरत हम लोग को है ही है, और वो है हमारे मेडिसिन को लेकर के। तो हम लोग हालांकि तीनों बना लेंगे, बाकी फिर आप जैसा प्रेजेंटेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे ये पेज ले रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। नाउ फर्स्ट वर्किंग, calculation of medicines consumed नाउ मेडिसिन कंज्यूम्ड। और ये मेडिसिन के बाद अगर कुछ भी चीज़ें हो, केवल मेडिसिन का यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ मेडिसिन लिख रहे हैं। बट किसी क्वेश्चन में मान लो आपको मिलता है स्टेशनरी या पोस्टेज आइटम्स या कोई और चीज़, तो सबका ये कंजम्पशन उसी प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो कंजम्पशन निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो बड़ा आसान है। तो इसका फार्मूला क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स एड मेडिसिन्स परचेज्ड, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो ये है हमारा बड़ा आसान सा फॉर्मूला। यानी मेडिसिन्स का ओपनिंग स्टॉक आप ले लो, फिर उसमें आप जितनी भी मेडिसिन्स हम लोगों ने खरीदी उसको आप ऐड कर दो, और उसमें से उसके क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दो। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि मेडिसिन्स परचेज्ड ये हम लोगों को नहीं दिया हुआ है ना। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट ऑफ मेडिसिन्स। यानी ये मेडिसिन्स के लिए हम लोगों ने जो पेमेंट किया है, तो वो किनको पेमेंट किया है, वो हम लोगों ने अपने सप्लायर्स को पेमेंट किया है। तो परचेज की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब दो बातें हो गई,
पहली बात क्या हो गई कि हमें कंजम्पशन नहीं पता है। तो कंजम्पशन पता करने के लिए जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला को यूज़ करने का सोचा तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे परचेज भी नहीं है, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक छोटा सा अकाउंट बना लेना चाहिए। किस चीज़ का? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट। अब देखो बच्चों, है क्या कि आप अलग अलग तरह के सॉल्यूशन प्रैक्टिसेस को देखोगे तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ये क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाते हैं और सिंपल प्लस माइनस के रूल से वो लोग चलते हैं। वो तरीका देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, बट हम लोग चूँकि क्या है, हम लोग हैं अकाउंट्स के फील्ड के लोग, और अकाउंट्स का आदमी है तो लेजर तो उसका पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोगों को लेजर्स बना के अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है सो वो हम लोगों को करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि भाई प्लस माइनस तो वो करके कोई भी निकाल लेता है, बट अब एक दर्जी है तो वो तो कैंची से ही कपड़ा काटेगा ना। सो ये हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है। बाकी फिर अब आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहो, बट ये एक बहुत आसान तरीका होता है। अब देखो, ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट जो होता है इसमें हम लोगों को करना क्या है, बहुत आसान है। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती हैं, हमेशा लायबिलिटी होती हैं। और आप टी शेप के रूल से जानते हो कि लायबिलिटीज़ का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट से इंक्रीज होता है और डेबिट से डिक्रीज होता है, राइट। टी शेप आप याद कर लो, आपका प्रॉब्लम 99% सॉल्व। तो अब हमें क्या याद रखना है कि ये देखो, ये है हमारे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और ये है हमारे क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस है 8000, उसे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में पुट कर दोगे, और क्लोजिंग बैलेंस है जो 10000 का, उसको आप यहाँ पे डेबिट साइड में प्लॉट कर दोगे। और अब इसके सामने हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बड़े आराम से प्लॉट कर ली। उसके बाद ये जो यहाँ पे है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, तो हम लोगों ने उसको पेमेंट किया 40,000। तो 40,000 हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिख लेंगे। क्यों डेबिट साइड में? क्योंकि देखो, जब हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। सो हम लोग इसको यहाँ पे 40,000 को डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, बस हो गया। अब देखो कि आप देखते हो कि ये डेबिट साइड का टोटल यहाँ कितना आ रहा है, 50,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50,000। इधर का टोटल 50 नहीं है, चिंता की बात नहीं है। ये जो 50,000 है, आप क्या करो, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। जब भी आप परचेज की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमेशा आपका क्रेडिट साइड में टोटल शॉर्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 8, तो कितना शॉर्ट हो गया, 42,000, ठीक है। तो ये है हमारी मिसिंग वैल्यू। तो अब ये 42,000 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हम लोगों ने इतने की मेडिसिन्स इस वर्ष में खरीदी हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब देखो कितना आसान है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, क्या है, कैसे है। आप सिंपली ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में, जितना हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया वो यहाँ डेबिट में, तो ये आपके परचेज की वैल्यू निकल गई। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी ये लोग ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावे कभी कभी ये भी दे देंगे कि हम लोगों ने अपने क्रेडिटर्स को कितना एडवांस पेमेंट करके रखा हुआ है।
तो इन डेथ केस तो फिर आप कितना प्लस माइनस सोचोगे, ठीक है। सो ये बहुत आसान होता है, और जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इन तरह के सम्स पे फोकस करेंगे तो हम लोग इस अकाउंट में ये भी प्लॉट करना सीख लेंगे कि अगर वो एडवांसेस हो तो उसकी अमाउंट को हमको कहाँ पे डालना है, बस, ठीक है। सो नाउ हम लोग अपने वर्किंग पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कितना है, देखो ये है 7500, तो 7500 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने परचेस की वैल्यू यहाँ से निकाली 42,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 42,000। और उसके बाद हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स हमारा कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स है यहाँ पे 9,000, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 9,000 ये लिख लेंगे। अब इसको हम लोग वर्कआउट करें तो 42 and 7 49,500 और ये है 9,000। सो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 40,500। ये हमारी मेडिसिन्स का कंजम्पशन है, तो इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है, बहुत आसान। चलो अब हम लोग करते हैं सेकेंड वर्किंग। तो सेकेंड वर्किंग हम लोग तो मेंटली ही कर चुके थे, वो है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग। फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए इक्विपमेंट्स, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ओपनिंग वैल्यू एट परचेस्ड क्लोजिंग वैल्यू। ये हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप देखते हो कि ये फार्मूला वही है, ये ऊपर वाला, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, केवल यहाँ वर्ड चेंज किया है, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स कितना था 40,000, क्लोजिंग वैल्यू कितना था 70,000, और हम लोगों ने कितने का इक्विपमेंट्स खरीदा था 50,000। ओके, सो ओपनिंग वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40,000। फिर हम लोगों ने परचेस कितने का किया 50,000 का, और क्लोजिंग वैल्यू कितने की है हमारी 70,000। सो इसका रिजल्ट कितना आ गया ₹20,000। ये क्या हो गया हमारा इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन। अब दूसरा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का हो गया सेम फॉर्मूला, ओपनिंग वैल्यू एट परचेज्ड माइनस क्लोजिंग वैल्यू। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है हमारे बिल्डिंग की, ओपनिंग वैल्यू है हमारे बिल्डिंग की 40,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 38 की। कुछ भी हम लोगों ने नया परचेज बिल्डिंग का नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू में लिखेंगे 40,000, परचेज हम लोगों ने कुछ किया नहीं तो 0, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 38,000। सो हमारे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2,000। ओके, अब तीसरी वर्किंग तो वो है कैलकुलेशन
ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, देखो ये मैं वर्किंग यहाँ बना दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिख के उसके नीचे भी करके दिखा सकते हो, मैं वहाँ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको चाहे जैसा कंफर्टेबल, ये बहुत ज़रूरी नहीं है और ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं दोनों जगहों पे करके दिखा देता हूँ, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे वो आप कर लेना, बट ये वाली जो वर्किंग है ये आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला, ये जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे हमें 8000 मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे 8000, फिर क्या करेंगे, परसेंटेज को हम लोग रिवर्स कर देंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, तो वो कितनी थी 8%। तो कितना आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख, यानी इस एनपीओ के पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जनवरी 2016 को एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो 12 महीने का इंटरेस्ट जब इसको मिला 8% की रेट से तो वो 8000 हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला वी हैव टू यूज़, बट हम लोगों को बस इतना पता लगा लेना है कि भाई ये करना है कैलकुलेशन हमको। ठीक है, और लास्ट वर्किंग हम लोग करेंगे यहाँ पे एसरटेनमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, और ये कब का, 1 जनवरी 2016 का। ठीक है, तो ये कैपिटल फंड के लिए हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था ना, हम लोगों ने क्या किया था, एक बैलेंस शीट बनाई थी छोटी सी, और मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो इसको फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला, C = A - L, ये वाला फार्मूला। ठीक है, बट ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम लोग एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लें। तो ये बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुपी लिख देंगे, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज़। ठीक, और अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 1 जनवरी 2016 को इस एनपीओ के पास क्या एसेट्स थे और क्या इनकी लायबिलिटीज़ थी। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब आप यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखेंगे तो वो किस डेट की होनी चाहिए, ओपनिंग डेट की। जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग फाइंड करें तो देखो हमारे पास ओपनिंग में क्या क्या एसेट्स थे और ओपनिंग में हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज़ थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग था एक 40,000 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बिल्डिंग 40,000। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, इक्विपमेंट था ये 40,000 का, तो हम लोग लिख देंगे इक्विपमेंट्स 40,000 का। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली 1 लाख की, है ना, तो ये कब का था, जनवरी में था ना हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। अब आप अगर ये वर्किंग नहीं बनाना चाहते हो तो आप यहीं पे ये वाला फॉर्मूला कर दो, 8,000 × 100/8, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, दोनों नहीं करना है, या तो आप ये कर रहे हो तो फिर ये मत करना, और ये कर रहे हो तो ये मत करना। अगर आप ये कर रहे हो वर्किंग वाला तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो ये भी हमारा एसेट है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये कितने की थी, ये थी हमारे 7,500 की। उसके बाद हमारे पास और क्या था, ठीक है, हमारा जो एसेट था,
तो ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी जो लास्ट ईयर हमारे मेंबर्स ने हमको 500 नहीं दिया था, तो आप जानते हो कि जो भी इनकम हमें नहीं मिलती है वो हमारा एसेट हो जाता है। तो 500 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कब का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला कैश 4000, यानी ये जो कैश हमारे पास ओपनिंग में था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश 4000। ओके, अब हम लोग लायबिलिटीज़ को ढूंढें। तो लायबिलिटीज़ में देखो हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज़ थी। ये देखो, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, हमने 8000 रुपीज़ अपने क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन को लास्ट ईयर नहीं दिया था, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8000। और क्या लिख देंगे यहाँ पे लायबिलिटीज़ में, हाँ, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, ये लिख देंगे। और कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास, आपके दिमाग में आ रहा है? देखो, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यानी जो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल मिल गया था, कब के लिए, करंट ईयर के लिए, तो वो लास्ट हमारे लिए लास्ट ईयर में क्या हो गई, वो लायबिलिटी हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, प्री रिसीव्ड इनकम या अर्नड इनकम, ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, राइट। तो वो कितना था, वो था हमारे पास 800 रुपीज़। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड को पहले टोटल कर लेंगे। ये हमेशा जब भी आप कैपिटल फंड निकालेंगे तो हमेशा आपका एसेट साइड का टोटल ही ज़्यादा आएगा, ठीक है, कभी भी इधर का टोटल ज़्यादा नहीं आएगा। तो इधर का टोटल हमारा आ रहा है 1,92,000। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे 1,92,000, और इसमें से 8,800 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिलेगा, 1,83,200। इसके सामने हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल फंड और बैलेंसिंग फिगर। तो ये लिखना ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि टीचर्स को पता चलता है कि ओके ये फिगर जो है वो कैलकुलेट किया गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब हमें केवल क्या करना है, असेंबलिंग करनी है। सो अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेटा को असेंबल करेंगे। ओके, तो अपने न्यूमेरिकल में हम लोग देखें कि सबसे पहले हमारी इनकम यहाँ पे क्या है, तो वो है सब्सक्रिप्शंस। सो वी विल राइट सब्सक्रिप्शन 90,000 बाय सब्सक्रिप्शंस 90,000। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ अंदर लिखी है, बाहर नहीं, फाइनल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ना। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो ये सब्सक्रिप्शंस ड्यू है, इसको देखें तो ये 2015 का 500 और 2016 का 1000, यानी ये जो 500 है ये हम लोगों को पिछले वर्ष हमारे मेंबर्स ने नहीं दिया था। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये 500 इस 90,000 में मिला हुआ है। ओके, तो ये जो 90,000 है इसमें 500 हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर कहता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम्स को यहाँ पे नहीं लेंगे। सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 500 माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 500. Now we will add outstanding for 2016. तो इसको हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में ये कहा जाता है कि आपको करंट ईयर की इनकम्स लेनी है, फिर चाहे वो आपको कैश में मिली हो या नहीं मिली हो। तो हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1000. सो वी विल ऐड दिस।
अब हम लोग यहाँ पे फिर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं और वो क्या है, एडवांस इन 2015 फॉर 2016। देखो ये कौन सी वैल्यू है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 800, तो ये हमें एडवांस मिला था पिछले साल, कब के लिए, 2016 के लिए। सो ये जो इनकम है वो 2016 को रिलेट करती है, सो वी विल ऐड दिस 800, ओके। और हम लोग यहाँ से एक चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो है एडवांस इन 2016 फॉर 2017। तो ये जो हमें पैसा मिला है 2016 में, तो वो कब के लिए है, 2017 के लिए। ये जो 700 हमारा वैल्यू है, तो ये चूंकि करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट। डन। नाउ इनको हम लोग जब प्लस माइनस करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 90,600। ठीक है। देखो बच्चों, ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, दिस वी कैन फाइंड ऑल्सो बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। ठीक है, और वो हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में और ज़्यादातर सॉल्यूशन प्रैक्टिसेस में यही होता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप वैसे कर सकते हो। हमारा जो सब्सक्रिप्शंस के ऊपर एक अलग से सेशन होगा, उसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना के दिखा दूंगा, सिखा दूंगा, तो आपको फिर जो अच्छा लगे आप करो। नेक्स्ट हमारी जो इनकम है तो वो हम लोग यहाँ पे देख लें, वो क्या क्या है, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। नाउ इनमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, सो हम लोग इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो बाय डोनेशंस, और ये जनरल नेचर का डोनेशन है, सो इनकम एक्सपेंडिचर में ये आएगा। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच, 8,000, एंड फाइनली प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी, और ये कितना है, 10,000। ठीक है, तो इनकम साइड हम लोगों का डन हो गया। नाउ वी कम टू एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर में ये पहली चीज़ है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ मेडिसिन्स। तो ये हम लोगों ने जो मेडिसिन्स के लिए पेमेंट किया है, ये हम लोगों ने किनको पेमेंट किया है, सप्लायर्स को। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा मेडिसिन्स पे खर्च है। तो कंजम्पशन हम लोगों ने अभी वर्किंग नोट में किया कि मेडिसिन्स पे हमारा कंजम्पशन कितना था, तो हम लोग यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिख देंगे कि मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। तो मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, ये हमारी वर्किंग नोट है मेडिसिन्स कंज्यूम्ड की। तो वहाँ से कितना वैल्यू निकला था, 40,500। सो वी विल राइट 40,500, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पहले वर्कआउट करके रख लिया था, सो ये हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है ना। आफ्टर दैट जो हम लोग की सेकेंड वैल्यू है वो किस चीज़ का एक्सपेंडिचर है, तो वो है ऑनरेरियम ऑफ डॉक्टर्स। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी विल राइट इट एज इट इज़, टू ऑनरेरियम ऑफ डॉक्टर्स 10,000। ठीक है। आफ्टर दैट है सैलरीज। तो सैलरीज में क्या हो रखा है,
देखो सैलरीज हम लोगों ने 28,000 यहाँ पे करा है और ये 500 हम लोगों की आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग 28,000 जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे जैसा आप 11th में करते थे फाइनल अकाउंट्स में, और फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 2016 500। तो फाइनल वैल्यू हम लोगों की 28,500, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन, तो हम लोगों ने चूंकि इसकी एक वर्किंग नोट बना करके रखी हुई है, यहाँ पे हम लोगों का डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स का और बिल्डिंग का ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया है। तो अगर हम लोगों ने वर्किंग नोट बना ली है सो हम लोग वहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, और इक्विपमेंट का 20,000 और बिल्डिंग का 22,000 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट अगर हमने बनाई है तो हम लोग वैसे कर लेंगे, बट मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहते हैं और यहीं पे दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्विपमेंट्स और जो फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ लगाया था दैट इज़ ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू, तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल वैल्यूज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 40,000, अब तो आपको याद हो गया होगा, और परचेजेस हम लोगों ने कितने का किया था 50,000, एंड क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी थी 70,000। सो इसका रिजल्ट कितना आ गया 20,000। ये कब करना है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। और अब देखो बिल्डिंग, तो सेम काम करेंगे। तो बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 40,000, परचेज कितना था कुछ भी नहीं 0, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी 38,000। तो ये 2,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। सो फाइनल वैल्यू दोनों की कितनी आ गई 22,000, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको दोनों तरह का प्रेजेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों का जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, तो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है चैरिटी और इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इनमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ यहाँ पे कर लेंगे। और एक चीज़ है कि जैसे मान लो कि अब इसमें आपको सैलरी में एडजस्टमेंट था, एग्जामिनेशन सिचुएशन में हो सकता है कि हड़बड़ में हम लोग भूल जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय यहाँ पे एक डॉट डाल दें कि हमको भाई इसमें एडजस्टमेंट करना है, सब्सक्रिप्शन तो इसमें एडजस्टमेंट करना है, मेडिसिन्स इसमें एडजस्टमेंट है, तो आप डॉट डाल देंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख दें चैरिटी टू चैरिटी 8,500 एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है 7,500, ठीक है। नाउ हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि फाइनल अपना सरप्लस या डेफिसिट निकालने के पहले एक बार अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कोई आइटम हमारी छूट तो नहीं गई है। तो सम को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है कि चलो सब चीज़ें आ गई, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे, अपना सरप्लस या डेफिसिट निकाल लेंगे। तो हम लोग देख लें कि भाई हमारा सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा होगा तो वो सरप्लस आएगा, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो वो डेफिसिट होगा। सो वी विल एक रफ में हम लोग करके देख लेते हैं कि भाई हम लोगों का टोटल कितना आ रहा है। तो मोटा मोटी देखो ये 90 एंड 10, 90 एंड 10, तो ये कितना हुआ 1,48,000 मोटा मोटी। ये 600 भी मैं नहीं ले रहा हूँ, एक रफ आइडिया निकालने के लिए कि भाई किस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो ये हम लोगों का हो रहा है 1,48,000 के आसपास। अब डेबिट साइड में एक मोटा मोटी अंदाज करें हम लोग, तो 40 एंड 10 50, 50 एंड 28, या ऐसे करो 40 एंड 10 50, 50 एंड 20 70,
70 एंड 20 90, 90 एंड 10 1 लाख, तो 1,15,000। तो ये डेबिट इससे बड़ा होगा ही नहीं। सो आप आराम से पहले क्रेडिट का टोटल यहाँ पे कर लो। तो क्रेडिट का टोटल हम लोगों का कितना आ रहा है, 1,48,600। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डेबिट में हम लोग लिख लेंगे 1,48,600। अब डेबिट का टोटल कितना आएगा आप करो अपने साथ। मेरा तो 1,17,000 आ रहा है, तो 1,17,000 को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट 31,600 और ये हम लोग का हो गया सरप्लस। ठीक है, और इसके सामने अगर हम लोग लिख दें तो अच्छा है, केवल आप सरप्लस भी लिख देंगे तो चलेगा। एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स, बस ये हो गया। और अब ये सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हम लोगों का कितना आया था, 1,83,200। ठीक है, यहाँ पे देखो आया था ना, ये हम लोगों का कैपिटल फंड। $1,83,200। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सरप्लस को। सरप्लस कितना आया, 31,600। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके कितना आएगा, 2,14,800। 2,14,800। ठीक है, कैपिटल फंड के बाद आप देखो दूसरी लायबिलिटीज़ क्या है। तो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, ये अभी भी हम लोगों को अपने क्रेडिटर्स को देना बाकी है ना, तो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, तो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना बाकी है हम लोगों को अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन। देखो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स 10,000 रुपीज़ ईयर के लास्ट में देना बाकी है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 10,000। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम लोगों को 2016 में भी मिल गया है ना 2017 के लिए, तो वो हम लोग की लायबिलिटी अभी भी है इस साल भी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग कितना ले लेंगे, तो वो हम लोग ले लेंगे ये 700 रुपीज़। ठीक है, 700। और बताओ नेक्स्ट लायबिलिटी क्या है, सैलरी देना बाकी है ना अपने स्टाफ को, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 500। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। तो सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोगों के पास था 40,000 का, और फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, डेप्रिसिएशन हुआ इस पर। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ था बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, 2,000। तो आउटर कॉलम में वी विल पुट 38,000। उसके बाद इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स हमारे पास शुरू में कितने के थे, अब तो आपको वैल्यू याद हो गई होगी 40,000 की। फिर हम लोगों ने नया इक्विपमेंट और कितने का खरीदा था, परचेज्ड, तो वो हम लोगों ने खरीदा था 50,000 का। टोटल इक्विपमेंट कितने के होने चाहिए, 90 के। लेकिन फिर इस पर डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन 20,000 का, तो इक्विपमेंट की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 70,000। ठीक है ना। आफ्टर दैट हम लोग क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेल तो नहीं हुए हैं ना।
तो ये इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख के एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि ये मेडिसिन्स का स्टॉक हमारे पास अभी भी है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, तो वो कितने के मेडिसिन्स हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, देखो ये है हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, 9000 के स्टॉक अभी भी बचे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 9000 के स्टॉक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, अभी भी कुछ मेंबर्स हैं जिन लोगों ने हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो कितना नहीं दिया है करंट ईयर में, 1000, ठीक है। और उसके बाद कैश, तो क्लोजिंग कैश यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग कैश तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में ले चुके थे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये वाला जो हम लोगों का क्लोजिंग कैश है 8000 वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 8000, ठीक है। तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग करें इसका समेशन टोटल, तो टोटल इज़ कमिंग टू 2,26,000 रुपीज़, 2,26,000 रुपीज़, 2,26,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने आज एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन किया ताकि आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं कि हम लोगों को कैसे चीज़ों को पुट करना है, और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको बनाएं। और नेक्स्ट सेशन में वी विल बी टेकिंग अप अदर सम्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।